दिए हैं अपने बेल पैकेज के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने पंगा लिया है, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसका रिस्क फैक्टर बढ़ गया। इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई गैर मुल्की कर्जा 131 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। और ये जो 11 नई शराइत आयद की हैं IMF ने, इससे अब टोटल जो शराइत है उनकी तादाद 50 हो चुकी है और ये बढ़ेंगी। नाज़रीन, 24 बेल आउट पैकेजेस अब तक पाकिस्तान ले चुका है 1958 से अब तक पाकिस्तान 24 बेल आउट पैकेजेस IMF के ले चुका है, जबकि इंडिया जो है उसने 1993 के बाद यानी 32 साल हो गए हैं IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। अब ये जो कंडीशंस उन्होंने 11 लगाई हैं, ये मालियाती यानी फिजिकल हैं, एक्सटर्नल और रिफॉर्म गोल्स जो है ये उनके ऊपर है कि जो इन्होंने इनको इस्लाहात करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए जो टारगेट्स दिए हैं उनको अचीव करने के हवाले से मजीद कंडीशंस और सख्त की हैं। एक तो इसमें उन्होंने कहा है कि हायर डेट सर्विसिंग करें, यानी हायर डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाएं बिजली के बिलों पे, जिसका मतलब है कि कर्जे की अदायगी यानी कर्जे के सूद की अदायगी के लिए जो रकम दी जाती है उसका टैक्स जो है वो अब लोगों पे लगेगा, ताकि लोगों के टैक्स से, बिजली के बिलों पे जो टैक्स वो देंगे उससे ये पैसे जो है रिकवर किए जाएं और IMF वापस अपने पैसे लेगा। तो ये एक उन्होंने कहा कि अब आप इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, उसके ऊपर सरचार्ज लगाएं, कर्जा, स्पेशल कर्जा, डेट सर्विसिंग सरचार्ज, यानी उस पर लिखा होगा डेट सर्विसिंग सरचार्ज। हालांकि अवाम ने तो कर्जा लिया ही नहीं, अवाम को तो काम ही नहीं करने देते कि वो अपना पेट पालें। सारा कुछ गवर्नमेंट लूट लेती है, जो कर्जा आता है वो भी लूट लेती है। ये जंग हो रही है इंडिया के साथ और बीच में IMF का कर्जा आ गया, क्यों आया? मसूद अजहर को देने थे पैसे क्या? तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आप गाड़ियां हैं इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर जो सेकेंड हैंड गाड़ियों के ऊपर पाबंदी है उसको हटाएं। इस वक्त 3 साल से पुरानी गाड़ी जो है पाकिस्तान में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो IMF कह रहा है कि आप इस पाबंदी को हटाएं और यूज्ड कार जो होती हैं यानी इस्तेमाल शुदा सेकेंड हैंड कार्स, उसके ऊपर जो ये आपने कैप लगाया हुआ है इसको हटाएं, ताकि ये और भी ज्यादा पुरानी गाड़ियां जो है पाकिस्तान में ये लाई जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो उन्होंने कहा है, जो कंडीशन लगाई है IMF ने, वो है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है इसको ऑपरेशनल किया जाए। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदार पाकिस्तान की फौज है। वो टैक्स तो देता ही नहीं ना किसी चीज पे, बल्कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनके टैक्सेस पर वो पलता है, वो फौज पलती है। और ये वाहिद फौज है जो अवाम के पैसों की तनख्वाहों से ले के तनख्वाहें अवाम के पैसों से अब उसी अवाम को कत्ल भी करती है, मारती भी है। और अवाम फिर भी है कि कह रही है नहीं कोई बात नहीं, टैक्स दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का उनको इतना शायद अंदाजा नहीं है कि कहाँ से टैक्सेस लिए जा रहे हैं। वरना अगर पूरा पाकिस्तान बिजली के बिल देना बंद कर दे 3 महीने के लिए तो पाकिस्तान का क्रियाक्रम हो जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा जागीरदार है वो है पाकिस्तानी फौज, और वो टैक्स नहीं देते एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो कमाई होती है। एक सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जागीरदार यानी सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग आर्मी के पास है, तो पाकिस्तान को गेहूं या गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती है, बाहर से क्यों मंगानी पड़ती है? इस पे मैं इंटरव्यू कर रहा था रोहित शर्मा साहब का, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा हो सकता है कि ये वहां गेहूं उगाते ही ना हो सकता है जो गेहूं उगाते हैं वो सारा एक्सपोर्ट कर देते हो पैसा कमाने के लिए, और या फिर ये वहां गेहूं नहीं उगा रहे, कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, मशरूम्स उगा रहे हैं और चीजें उगा रहे हैं।
तो उनके साथ बैठे हुए थे कोई उनके मेहमान, उन्होंने उनको आवाज़ देकर कहा कि पॉपी, यानी कि हीरोइन के जो वो नहीं होते पॉपी, वो ग्रो करते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी उनको कह दिया, मैंने कहा बिल्कुल, उसका तो इनको बड़ा तजुर्बा है। तो ये सवाल है कि ये जो इतना ये अनाज उगता है या क्या उगता है इन ज़मीनों पे, ये क्या उगा रहे हैं, ये भी पता करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। तो इसके अलावा जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने नोटिफिकेशन कहा है कि जारी करें, सालाना नोटिफिकेशन टैरिफ का जारी करें, ताकि मतलब हर साल बिजली के बिलों में इजाफा करें। फिर उन्होंने कहा है कि गैस का जो टैरिफ है इसको एडजस्ट करें, फिर 15 फरवरी से पहले 15 फरवरी 2026 से पहले इसके अंदर, और मजीद इसको महंगा करना चाहते हैं वो। देंगे हम करेंगे, जो अप्रूवल वो नहीं देंगे हम नहीं करेंगे। यानी मेरा पाकिस्तान का बजट वॉशिंगटन से बन के आ रहा है, उनकी मर्जी है मेरे ऊपर मजीद क्या टैक्स ला दें। सैलरीड क्लास 450 से 500 अरब रुपए एक साल में टैक्स पे करने को। मुझे ये बताया कि सैलरीड क्लास कितनी गुनाहगार है, उसके बदले में एक बिजनेस कम्युनिटी ने कितना टैक्स दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हुकूमत में उनके लोग शामिल होते हैं तो शायद उनको वो फायदा देते रहते हैं, इसलिए। अच्छा, दूसरी एक और मजाक मैंने देखा अभी, जो डेवलपमेंट के लिए बजट होता है, जीएसडीपी पैसे रखे जाते हैं। अब यकीन करें, मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, उसके अंदर जो कराची सक्कर मोटरवे है 400 से 500 किलोमीटर बनती है तकरीबन, उसके अंदर उनके उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी एलोकेशन हो रही फंड की, 10 बिलियन रुपीस। 400 अरब का प्रोजेक्ट, 10 अरब एलोकेट उसके लिए, और मतलब इससे वो मोटरवे बनेगी, हो सकता है बन जाए कोई 15-20-30 सालों में, जिस वक्त उसकी जरूरत उससे बहुत आगे जा चुकी हो। लेकिन भाई क्योंकि आईएमएफ कहता है ये कट करो, आईएमएफ अगर आपको कहता है तो किसी फजूल किस्म की चीजों में कट करो ना, जो एक बेसिक चीज है। जिस तरीके से कुछ ऐसी मोटरवेज है जो इंतहाई जरूरी है कि आपकी मुल्क की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, आपका मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, और आपका जिसे कहते हैं कि मूवमेंट जो है आपकी एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचने के लिए जो टाइम है वो कम हो जाए, तो उसके ऊपर आपके पास पैसे नहीं। जो मुख्तलिफ डैम्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें दिया अमीर बादशाह है, दासू है, ममन डैम है, इनकी कॉस्ट जो है वो शायद 50% 60% तक बढ़ चुकी है। क्यों? अब मुझे ये बताए कि प्लानिंग, आखिर किसी ने इसका सारा कोई मतलब सिस्टम बनाया होगा ना, किसी ने प्लानिंग शाइनिंग ये वो सारा कुछ किया होगा, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको पता है कि यार इनके खून से हमने निकालना है, बल्कि इनके हर जगह से हमने निकालना है, उनको क्या फर्क पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी चीजें हैं ना, मैंने कहा ना, आप कहते हो कि हमने 6 जहाज गिराए, कोई 7 कहता है, कोई 5 कहता है, चलो जी, मैं कहता हूँ जितने भी गिराए हम सब कुछ किया। इसमें वैसे एयरफोर्स का कसूर नहीं है, मैं नहीं उसको वो करूँगा, ब्लेम करूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से लोन लिया है उसके बारे में। दोस्तों, इस लोन के देने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगभग 11 शर्तें रख दी हैं, जिसके बाद में पाकिस्तान को ये शर्तें माननी पड़ेंगी, उसके बाद ही उनको लोन ये मिलने वाला है। देखा जाए तो दोस्तों, ये 11 शर्तें पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर होने वाली हैं, जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपए नए बजट में संसद में उनको पारित करने होंगे। जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों, बिजली के बिलों में उनको वृद्धि करनी होगी। उसके बाद में 3 साल से अधिक जो उनके यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं उनको प्रतिबंध हटाना होगा, जो 3 साल से पुरानी गाड़ी चल रही है। वहीं 4 संघीय जो इकाइयाँ होती हैं, कृषि आयकर कानून लागू करना होगा इनको, जिसमें करदाता की पहचान हो सके, और रिटर्न और अनुपालन जो सुधार करना है उसको करना पड़ेगा दोस्तों। वहीं इनके देश में जो संचार की जो सुविधा है वो बहुत ख़राब है, उसको मजबूत करने के लिए कहा गया है आईएमएफ द्वारा। वहीं आईएमएफ के अनुसार उन्होंने संचालन सुधार के लिए कामकाज के लिए भी जो कामकाज किए हैं उसको भी दिखाना होगा। लेकिन देखें दोस्तों, 2017 के बाद में रणनीति तैयार करके उसे सार्वजनिक करना भी होगा जो भी फंड इनको मिला है। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, इनके लिए बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर इसलिए होने वाला है कि ऊर्जा के क्षेत्र में इनके लिए अलग से 4 शर्तें और जोड़ दी गई हैं, जिसमें टैरिफ का निर्धारण करना है, वितरण का सुधार करना है। वहीं वित्तीय पारदर्शिता भी लानी है इनको अपने इस आईएमएफ के लोन के द्वारा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो
वीडियो के अंदर क्या होता है। पता ना हो ना किसी चीज़ का तो फजूल में हर मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ठीक है ना। पहले तो ये बात हो रही थी कतर की, कुवैत की नहीं। दूसरी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट का जो इन्होंने ऐलान किया है, ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हवाई जहाज में 1.32 ट्रिलियन डॉलर लेके गए हैं। ये 10 साल के पीरियड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी, एक दिन के अंदर नहीं होगी। ये 10 साल की पीरियड में सारी इन्वेस्टमेंट जो इमारात, कतर और सऊदी अरब ने अनाउंस की है वो 10 साल के अंदर होगी। तीसरा ये है कि जीडीपी का इन्वेस्टमेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता। जीडीपी एक कंट्री की टोटल इनकम होती है, लेकिन आपके एसेट्स कितने हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना है, ये अलग चीज़ है। सऊदी अरब, इमारात, कतर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ह्यूज हैं, तो ये है कि ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तीसरा ये है कि कतर ने जब ये ऐलान किया कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें कई कंपनियां होती हैं, कई बिजनेस ग्रुप होते हैं। जैसे कतर एयरवेज ने 200 बिलियन डॉलर के बोइंग हवाई जहाज खरीदने का MOU साइन किया, तो ये कतर एयरवेज की 200 बिलियन डॉलर की हुई, ठीक है। कतर एयरवेज मुझे यकीन है कि कतर की नेशनल मतलब गवर्नमेंट की है, कतर की रॉयल फैमिली के असेट्स हैं जो भी हैं, लेकिन बहरहाल वो कतर एयरवेज करेगी, कतर की गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं मयंक भाई, तो ज़रा एक चीज़ का पता ना हो तो फजूल में टांग ना अड़ाया करें। दूसरा, मैं अपने कश्मीरी भाइयों को, दोनों साइड वाले कश्मीरी, LOC के दोनों साइड वाले, एक बात बताना चाहूँगा कि इस वक्त श्रीनगर की डल लेक है ना, जो वो बिल्कुल खाली पड़ी है, जो कि भरी हुई होती थी टूरिस्टों से, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी है। उमर अब्दुल्ला साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन की अगर दोस्तों बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से इस टाइम असमंजस में है कि जिस तरह की कंडीशनें IMF ने रख दी हैं उसे कैसे पूरा कर पाएगा वो, क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो है आतंकवाद की, और IMF ने ये भी कहा है कि आतंकवाद के ऊपर उनको रोक लगानी होगी। लेकिन देखा जाए दोस्तों, आतंकवाद के लिए तो पाकिस्तान पहले ही ऑलरेडी 14 करोड़ की फंडिंग कर चुका है, जो अब मसूद अजहर है उसको। लेकिन देखा जाए दोस्तों इस बारे में कि पाकिस्तान इस लोन को कैसे यूज़ करेगा वो सबको पता है दोस्तों। इसका सारा यूज जो वो करने वाला है हमेशा की तरह वो आतंकवाद के ऊपर ही खर्च करेगा, और देश के लोगों को इस लोन का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है। वहीं इस बात में बात करें दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक जो IMF से लोन मिलता है उसको देश में कम यूज़ करता है, वो आतंकवाद और अपनी सेना के ऊपर ज़्यादा खर्च करता है। सेना का मतलब आतंकवाद दोस्तों, क्योंकि उनकी सेना जो है लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देती आई है, और जिसकी वजह से ही हमेशा पाकिस्तान टारगेट रहा है और आतंकवादी देशों के नाम की लिस्टों में भी जाने लगा है। दोस्तों अगर एक चीज़ देखी जाए तो पाकिस्तान के हिसाब से उनको लोन मिल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन है ये भी है कि आने वाले टाइम में अगर इस बार इन्होंने आतंकवाद पे शायद वो नहीं करा, कंट्रोल नहीं पाया, तो आने वाले टाइम में इन पर बैन भी लगा दिया है। IMF की तरफ से इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इन्हें आगे भविष्य में कोई भी लोन भी ना मिले। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि पाकिस्तान की सरकार इस लोन को कैसे अगले हर बार की तरह इसी तरह यूज़ करेगी, या फिर आने वाले टाइम की तरह कुछ नया करने की कोशिश करेगी अपने लोगों के लिए, जहां पर लोगों को इस लोन के जरिए कोई सहूलियत मिल सके उनके देश के अंदर। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।